इंस्पायर तभी कर पाएंगे जब आपकी वैल्यूज सामने वाले के वैल्यूज के साथ रेजोनेट कर रही हैं, जब आपका इमोशनल लेवल दूसरे वाले के इमोशनल लेवल के बंदे के साथ रेजोनेट कर रहा है, right? So that's how you can give or you can impart the strong emotional commitment to your followers, to your employees. Got it? The last one is consultation. Now again यहाँ पर आपका डेमोक्रेटिक वाला लीडरशिप स्टाइल आ रहा है, जहां पर आप कोई भी चीज कर रहे हैं, कोई भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, वो कोलैबोरेटिव मैनर में कर रहे हैं, सामने वाले को इंक्लूजन प्रोवाइड करके, एक इंक्लूसिवनेस की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके काम कर रहे हैं। तो कंसल्टेशन में आप कोई भी डिसीजन अपने आप नहीं ले रहे हैं, एंड दैट्स हाउ द अदर पर्सन गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय। गॉट इट? व्हेन इट कम्स टू हार्ड टैक्टिक्स, अभी हमने सॉफ्ट टैक्टिक्स पढ़ी थी, हार्ड टैक्टिक्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? सबसे पहला है पर्सनल अपील। पर्सनल अपील की जब हम बात करते हैं तो पर्सनल अपील में क्या आ रहा है? पर्सनल अपील के अंदर आ रहा है कि भाई मैं ऊपर वाले में हम किसी को किसी के साथ जानते नहीं थे, राइट? पर्सनल अपील में मैंने आपको किसी थर्ड पर्सन को रेफर कर दिया कि आप इनके पास देख लो, अब मैंने उनको पावर दे दी। दिस इज नथिंग बट इफ वी आर लिटरली टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ सोर्सेज ऑफ पावर, दिस इज रेफरेंट पावर। ठीक है, आई नो a specific person and I'm going to use that particular reference of mine for your knowledge, for your help. Got it? That is hardcore tactics. Next is ingratiation. Ingratiation में क्या है? Building favorable impression. ठीक है, एक फेवरेबल इंप्रेशन बना रहे हैं थ्रू कॉम्प्लीमेंट्स, प्रेज। यहाँ पर जो टेक्टिक्स है वो टेक्टिक्स कहीं ना कहीं, पहले वाले में सॉफ्ट टेक्टिक्स का मतलब था इनडायरेक्ट है, ठीक है, मैं इनडायरेक्टली कर रही हूँ, मेरा कोई पर्टिकुलर इंटेंशन नहीं है, मैं कर रही हूँ, आप इनडायरेक्ट वे में मुझसे इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है। However, if we are talking about hardcore tactics, ये आपको एकदम डायरेक्टली दिख रहा है कि भाई वो आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए ही सारी स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं। तो आपको कॉम्प्लीमेंट करना, आपसे इंप्रेस होना, ठीक है, दिस इज समवट रिलेट्स टू इनग्रेटिएशन, जहां पर हम बोलते हैं कि एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, अब ए वांट्स टू हैव सम काइंड ऑफ मर्जर or a kind of acquisition or whatsoever, what kind of extension they want, but they just want कि भाई B का कुछ पार्ट या B का किसी भी तरीके से मेरे साथ रिलेशन आ जाए, because B has a very good goodwill, B type of organization do have a very good reputation in the market. I want कि मेरा अगर इसके साथ मेरा कोई linkages establish हो सकेगा तो मेरा organization भी ऊपर आ जाएगा। In that type of aspect, they intentionally involve into that kind of dealings, and this happens within an organization as well. I am a subordinate under A, suppose, okay, now I am continuously saying I like your leadership style, I like your communication skills sir, and this is how, इस तरीके से अगर मैं अपने किसी भी सुपरवाइजर को डायरेक्टली बोल रही हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, उसका इन्फ्लुएंस, उसके ऊपर मेरा इन्फ्लुएंस हो रहा है, एंड समवेयर आई हैव अ काइंड ऑफ टेक्टिक कि भाई यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गोल को मैं अचीव करवा सकती हूँ, राइट? एग्जैक्टली अगर उसी वे में हम लोग बात करें तो देयर इज एन एक्सचेंज एंड कोलिशन, कोलिशन इज नथिंग बट अ टाई अप्स, जो हम लोग कहते हैं अलायंसेस हो रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक अलायंस हो रहा है, दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग कंपनी के लोग, दो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आपस में एक पर्टिकुलर गोल के लिए, एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए अगर साथ में आ रहे हैं, दैट इज कोलिशन। एंड द लास्ट वन इज प्रेशर डालकर अगर मैं इन्फ्लुएंस करने का ट्राई कर रही हूँ, तो देयर आर सर्टेन अलग अलग टाइप्स ऑफ टेक्टिक्स बेसिकली दैट वी आर गोइंग टू यूज। Then we have individual attributes of power. अलग-अलग attributes क्या-क्या है? As such, it is not that much a comprehensive one. Obviously, it is just a briefly discussed topic जो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है. बहुत ज़्यादा comprehensively मैंने यहाँ cover नहीं किया है इस topic को, which is very basic topic actually. Individual attribution power ये क्या-क्या हो सकते हैं? तो अगर मैं बोल रही हूँ कि leader जो है उसके पास power होगी, तो जो फैक्टर्स लीडर को इम्पैक्ट करेंगे क्या वही पावर को इम्पैक्ट नहीं करेंगे? तो ऑटोमेटिकली वही है, मैंने वहां पर भी इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ाया था, मैंने वहां पे भी कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाया था, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एफिकेसी की हमने वहां पे भी बात की, सोशल इंटेलिजेंस अगेन हमने वहां पर जो इंटरैक्शंस की बात की थी, सोशल कैपिटल की बात की थी,
राइट, सेम नेटवर्क्स आएंगे ही आएंगे। तो ऑल सच स्टफ, और इसमें बहुत सारे हैं, ये n नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ मैंने 4 डाले हैं, but there are literally n number of attributes that impact the power, right? Then we have reputation. Now the concept of reputation is कि आप reputation कैसे build कर रहे हैं, how you are going to build a particular we can say the reputation in a particular organization. So when it comes to reputation, it is a collective perception, right? A collective perception किसका? Particular एक इंडिविजुअल का, of an individual's competence, of an individual's character, उसके बिहेवियर का, उसकी रिलायबिलिटी का, उसकी परफॉर्मेंस का। तो इन सारी ही चीजों को मर्ज करने पर हमारी रेपुटेशन बनती है, एंड रेपुटेशन इज अ वेरी पावरफुल बट एन इनटेंजिबल एसेट, इसको छू नहीं सकते हो। गुडविल रेपुटेशन का ही दूसरा नाम इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी अगर मैं बात करूं, सो इट इज गुडविल, राइट? So how we can say that that a specific type of leader have a very good reputation? क्यों? उसको लोग very kind of बहुत ज्यादा credibility के aspect में देखते हैं, perceived credibility। credibility का क्या मतलब होता है कि आप उसको authentically देख रहे हो कि वो whatever the information is coming from out of that particular post, out of that particular person is very credible enough, we can rely on it, right? And to establish credibility, it takes very long time. It's not easy a kind of day one or 2 day thing, right? Similarly, you have the competence. That particular leader must have a very good competence. He or she must have a good must have competent enough when it comes to exercising that particular power. Just holding that power is not a big deal, but executing that power in a very ethical manner for the sake of your team, for the sake of your accomplishment of your organizational goal is a very good thing, right? And it is a very big deal. And bit by bit, whatever the decisions you are going to take for your organization, for your team, will create your reputation. Okay, so reputation is not, again, I'm saying the same thing, reputation is not a 1 or 2 day kind of thing. It takes a lot of time. Whatever the actions you are going to take now will lead to make a good reputation or a bad reputation in your future. So whatever the track record, whatever the actions you have taken, whatever the results you are going to make in the past, all such stuff, the addition, the summation of all such criteria will lead to the reputation. Okay? And how whosoever whosoever right now deals at a particular position, whosoever holds right now at a particular position will only and only influence his or her follower if he or she do have a very good form of reputation, right? So builds power independently of formal position, highly portable across organizations and roles. ठीक है, फॉर्मल पोजीशन पर है, इंडिपेंडेंट फॉर्मल पोजीशन पर है, कोई ऐसा फोर्स नहीं था ऑब्वियसली। उसके बाद कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, विजिबल, कॉम्पिटेंस और इंटीग्रिटी हमें उस पर्टिकुलर लीडर में दिख रही है। डैमेज्ड क्विकली थ्रू ब्रोकन प्रोमिसेस, जो रेप्यूटेशन है वो बहुत जल्दी टूट जाता है अगर आपने कोई ऐसे प्रोमिसेस किए हैं या ऐसे कोई भी इस तरीके का आपने प्रॉमिस कर दिया बीइंग अ लीडर टू हैव दैट पावर, और उसके बाद जब आपके पास पावर आई और आप उसका एक्सरसाइज नहीं कर रहे, राइट? सो promises, whatever the promises you made, you have to fulfill. If you broke that promise, if you exercise any kind of breach in it, then you somewhere damage your reputation. Whatever the unethical means you are using, whatever the inconsistencies you are using in fulfilling your actions, so that will directly or indirectly hamper your reputation. Got it? Last one, powerful source of informal influence and authority. रेप्यूटेशन जो है वो एक बहुत पावरफुल सोर्स है, किस चीज का? इनफॉर्मल फॉर्म है, आपके डिसीजंस को, आपकी अथॉरिटी को इन्फ्लुएंस करने का। इफ ए हैज अ पावर and
I'm saying this as a positional power, but this power is not very correctly being used by A, then in that scenario, whatever the reputation A builds right now will lead to a very bad impact, bad influence on the mind of the followers. And in near future, they are just going to deny that we are not going to follow you. Right? So reputation in this manner plays a very vital role when it comes to executing the power, okay, by a leader. I hope I make myself very clear up till here. Yes, class? Am I audible? Am I very clear up till here? Any doubt? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट है बच्चे? Okay, so I'm assuming कोई डाउट नहीं है, right? Now we are moving on towards the personality, dimensions and power topic. पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली हमने पर्सनालिटी का टॉपिक लीडरशिप में भी देखा, जब हम लीडरशिप पढ़ रहे थे तो भी हमने उसके साथ भी इसको इंटीग्रेट किया. एंड वट एवर द इंटीग्रेशन वी मेड विद लीडरशिप, somewhere all such dimensions, all such stuff will automatically relate with the power as well. Got it? अगर आप एक लीडर हैं तो आपकी पर्सनालिटी बहुत मैटर करेगी, अनडाउटेडली पर्सनालिटी मैटर करेगी. We discussed what exactly the personalities are. Personality is something, some kind of belief, some kind of values, some kind of persona or traits within you that makes you different from the other third party, right? And based on then that unique feature, based on that unique characteristics and trait, whatever the leadership style you are going to opt to influence your subordinates, your followers, your employees will automatically have a different results, right? So no matter how or what kind of traits you do have, but how you channelize via those traits, how you execute that particular leadership style by using your core unique traits that is inbuilt in you, that makes you different leader. And whatever and howsoever you are going to use your power by using your personality, by using your core characteristics, unique traits, is what making you a different person in your organization. Okay, so whatever mentioned over here, these are the 4 dimensions, and these are nothing but the जो हमारा big 5 personality traits की theory है, वही यहाँ पर डिस्कस की है. एक्स्ट्रावर्जनिस्ट जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जिनको सोशल रिलेशनशिप्स बनाने में अच्छा लगता है, जिनको कोलैबोरेशंस करने में, जो टीम बनाते हैं, जो कोलैबोरेशंस पे काम करना जिनको पसंद है, that they are to be termed as social engaged persons, right? And again, they have a very good visibility, unki networking capability is very strong. They are extroverts, accumulate network faster than the introverts, right? Then we have conscientiousness. Conscientiousness के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भी रिलायबिलिटी है उसको फॉलो अप करना, एक ट्रस्ट बिल्ड करना लोगों के साथ, और वो किस तरीके से लेजिटिमेट पावर को यूज करके, ठीक है, लेजिटिमेट एंड एक्सपर्ट पावर. So again, legitimate is your positional one and the expert is your personal one. So you can collaborate within the power as well. You have a personal power, you have a positional power, both, right? So with that, you somehow you enhance your reliability. You enhance your reliability in the eyes of your followers, right? Next, openness to experience. Again, a kind of risk-taking attitude. ठीक है, आप ये risk averse नहीं है, आप risk taker हैं, and which is necessary. Next is agreeableness. Agreeableness के अंदर ultimately कुछ नहीं आ रहा. The simple thing is कि आप collaboration कर रहे हैं और म्यूचुअल कोलैबोरेशंस पर काम हो रहा है. कई बार आप चीजें समझ रहे हैं, कई बार दूसरी पार्टी चीजें समझ रही है, ठीक है. एंड विद दिस वी ट्राई टू मैनेज द रिलेशनशिप्स. गॉट इट? एम आई लाउड एंड क्लियर? एनी डाउट? ओके, so
Now, we have a specific topic termed as building basis. Basis of power, sorry, building basis of power. Basis of power जो है हमारा, वो 3 एस्पेक्ट्स में आपके सिलेबस में है, ठीक है. फर्स्ट इज योर रिसोर्स, कि रिसोर्स के बेस पर आप किस तरीके से पावर को जनरेट कर रहे हैं या पावर को बेस बना, पावर का बेस बना रहे हैं बेसिकली. सेकेंड वन इज रिलेशनशिप, right? And the third one is information, sorry, trust. Information के बेस पर आएगा, so trust, ठीक है. R square T, resource, relationship and trust. So whatever the power you are going to build, how you are going to base that power by using these 3 core terminologies or 3 core aspects, that is resource. हम जो भी पावर को जनरेट कर रहे हैं, वो पावर को जनरेट क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन है मेरा, आप लोग प्लीज आंसर बताएंगे एक बार. Why there is a need for any kind of power? क्यों चाहिए हमें पावर? हाँ जी बेटा. No one? Ma'am, to become a leader and to influence others, power is needed. Are you sure? Maybe. Okay. So पावर की जरूरत हमें सिर्फ लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं होती है. There are n number of aspects, right? Apart from that, if we are talking about कि हमें वो पावर को बिल्ड कैसे करना है, तो बिल्ड करने के 3 एस्पेक्ट्स मैंने बताए, that is रिसोर्स, रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट. रिसोर्स के बेस पर आप किसी को कैसे इन्फ्लुएंस करने वाले हैं? रिसोर्स के बेस पर आप किसी को कैसे इन्फ्लुएंस करने वाले हैं? फर्स्ट इज रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स इज एनीथिंग जो लोग जिसकी वैल्यू करते हैं, लाइक फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर देयर, right? Economic resources are there, right? There are inventories which can be termed as resource. There can be information and number of things that lie under the resource, correct? And we have scarce resources. Economics सबने थोड़ी थोड़ी पढ़ी है, सबको ये चीज पता है that we have unlimited wants but with limited resources. We have scarce resources, right? So to properly channelize that particular resource in a proper and in a very good manner, in a directed manner, we need a good type of power, ठीक है. तो रिसोर्स की एक स्ट्रैटेजी है ताकि हम बजट को बजट इसका ये स्ट्रैटेजीज है बेसिकली. गॉट इट? बजट कंट्रोल. बजट कंट्रोल के अंदर कैसे हम लोग अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेस को इतना प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करें ताकि हम लोगों का जो नियर फ्यूचर में प्रॉफिट है वो एनहांस हो जाए. अगर हम ये पूरा प्रॉपर टारगेट अचीव करेंगे तो अल्टीमेटली रिवॉर्ड पावर यूज की जा सकती है क्योंकि हमने अपना टास्क अचीव किया. अगेन वी हैव इंफॉर्मेशन एक्सेस, वी हैव स्किल डेवलपमेंट एंड एक्सपर्टीज, वी हैव अपॉर्चुनिटी क्रिएशन. तो अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, अगर आपने रिसोर्सेज को पावर बनाया है, इफ यू होल्ड दैट पावर ऑन टू द रिसोर्सेज, यू कैन चैनलाइज द रिसोर्स. आप उसकी प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. आपके पास उसका एक्सेस है, आपके पास उसका कंट्रोल है. आप उसमें एक्सपर्टीज ले सकते हैं कि आपको किस तरीके से किस टाइम पर कितना रिसोर्स चाहिए, कौन सा चाहिए, किसको यूज करना है, किसको कैसे यूज करना है. यू हैव ह्यूमन रिसोर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन योर डोमेन बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट ऑफ दिस, you hold a degree in this, right? So human resource is the most important aspect, most important resource where you have to know, being a leader, being holding that power, that how you have to train your employees. There are n number of trainings that is being required, but which employee seeks what kind of training? That is again an specific type of power that you hold.
right? Then you have the relationship power. आपने पावर अटेन की है वाया रिलेशनशिप बिल्डिंग. आपने एक अच्छे टर्म्स सेट करके रखे हैं, एक अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन करके रखे हैं अपने एम्प्लॉइज के साथ. तो एक अगर आपके पास एक ऑथेंटिक रिलेशनशिप है, अगर आपका एक ट्रस्ट है जो कि आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं और उसके बेस पर आपके एम्प्लॉइज आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आपके फॉलोअर्स आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, एक ऐसा नेटवर्क है जहां आपको जरूरत होती है तो लोग आते हैं, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब किसी और को, थर्ड पार्टी को जिसने आपकी पहले हेल्प की है, अगर उसको जरूरत है तो आप भी जा रहे हैं. सो दैट इज रेसिप्रोसिटी ऑफ नेटवर्क्स. ऐसा नहीं है कि नेटवर्क बिल्डिंग इज द मोस्ट इजीएस्ट वे इन सम मैनर, but to maintain that network, to maintain that coalition is very very important and very very difficult too, right? So that it is two way aspect. ऐसा नहीं है कि एक ने कर दिया आपने नहीं किया, that way. And it will provide a psychological safety creation as well, because somewhere you are getting valued because of the power that you hold in terms of the good cordial relation, that no matter you are a very good positional leader or not, but you may have a very good reputation in terms of that person do have a very empathetic mindset, that person have a very that person actually can be said as a human being, because no matter how difficult situation would be, but that person would definitely and always be there for the needy people, right? Just give me a minute. Okay, so now next is the aspect of institutionalization of power. Okay, institutionalization of power. इसके पहले एक topic I missed it via okay, it is power of relationship and trust. So trust automatically comes into it. अगर आप relationships अच्छे maintain करेंगे और consistently properly maintain कर रहे हैं तो trust automatically आ रहा है, right? So relationship and trust somewhere goes hand in hand, right? Next is institutionalization of power. When it comes to institutionalization of power, what we can say over here, what is institutionalization? कि power जो है वो अभी तक हम बात कर रहे हैं लीडर की, वो लीडर के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पर्सन की, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की. तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि whatever the decisions we are going to take or whatever the power we are holding, it is not at all or not only limited within the hands of a person, within the hand of a leader. No. ठीक है? Why? Because whatever we are doing from top to the bottom, everything is somewhere related to power, and that is how the whole organization, we can say the power from top management to the lower level management. Okay, so that is how it is institutionalized. Institutionalized का क्या मतलब है कि लीडर एक पर्सन है, एक पर्टिकुलर हैंड में पावर है, तो हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली whatever the actions he will going to take, whatever the decisions he going to make in your future, the repercussion, the good or the bad impact will automatically will have on the organization. The impact will automatically the impact of his or her decision making will automatically influence its employees and all the other stakeholders. So that is how power भले ही किसी एक person के through channelize हो रही है, पर वो institutionalize हो रही है, उसका असर पूरे institute पर हो रहा है, उसका असर पूरे organization पर as a whole हो रहा है. Got it? So that is what mention over here as well, that we have a structural power embedded authority in roles, formal procedures, decision rights, legitimate power survives in the leader transition, organization culture उसी से पूरा बन रहा है,
बिकॉज आपके पास पावर थी, आपने दूसरे को डेलीगेट किया अपना थोड़ा सा काम, दूसरे के पास दूसरी टाइप की पावर थी, उसने और नीचे वाले सबऑर्डिनेट को टास्क दिया, ऐसे करके वो टास्क नीचे से नीचे तक पहुंचता गया। एंड अब किसी ने भी किसी भी पार्ट पर गलती की तो अल्टीमेटली वो खाली इस पोजीशन पर इम्पैक्ट नहीं होगा, वो खाली इस पोजीशन पर इम्पैक्ट, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर इम्पैक्ट होगा। So ultimately, whatever the behavior, whatever the values one need to go for, the whole organization will suffer, because the whole organization culture will get impact because of that particular power. Am I loud and clear? Kindly reply. Am I clear? Class, am I audible? Am I very clear up till here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next is system and processes mechanization. Okay. System and processes mechanization का क्या मतलब है बेसिकली कि आप लोगों ने ये चीज शुरू से पढ़ी है, दिस इज नॉट न्यू। वेब सॉरी एक सेकेंड, मैक्स वेबर की आपके पास एक ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी थी जिसमें आपने पढ़ा था हायरार्कियल फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूट होता है। हायरार्कियल फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूट का क्या मतलब? हायरार्कीज है, स्ट्रक्चर्स है, सिस्टम है, टॉप मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड ऑल सच स्टफ। और इसका मैकेनाइजेशन कैसे हो रहा है? पावर के थ्रू ही तो हो रहा है। सम होल्ड्स ग्रेटर पावर, सम होल्ड्स लोअर पावर देन द अबव, राइट, देन द सुपीरियर, correct? So that is how the power is not only influence a particular department or not only influence a particular individual or a group of individual. No, it will directly or indirectly influence all the organization as a whole, all the stakeholders, right? And the last one is succession planning and continuity. Ultimately जो पावर जिस तरीके की आपके पास है और जिस तरीके से भी आप पावर चैनलाइज कर रहे हैं, एम्प्लॉइज का जो सक्सेशन प्लानिंग है, एम्प्लॉइज का जो करियर प्लानिंग है, एम्प्लॉइज की जो रिटेंशन रेशियोज है, दैट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट। So ensuring power continuity through planned transition, knowledge transfer and stability mechanism. तो अपने सारे पावर के अंदर डिसीजन मेकिंग लेते टाइम पर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आप अपने एम्प्लॉइज को चैनलाइज करें, आप अपने एम्प्लॉइज को टाइम टू टाइम देखते रहें। Am I loud and clear? Next is 3 core aspects of power. That is, first is empowerment. Second one is delegation. And just a minute, participation. Yes. Third one is participation. कोई मुझे इन तीनों वर्ड्स में, इन तीनों पर्टिकुलर चीजों में डिफरेंस बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पावरमेंट, पार्टिसिपेशन, फटाफट से, एंड डेलीगेशन? मैम एम्पावरमेंट मीन्स अगर हम एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं तो हम पूरी टीम को एम्पावर कर रहे हैं कि आपको जो पर्टिकुलर रोल्स दिए गए हैं उसमें आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेशन के साथ काम करो। पार्टिसिपेशन इज आप अपना बेस्ट दे रहे हो उसके अंदर, जो भी हम टीम में काम कर रहे हैं आप उसमें पार्टिसिपेटिव हो, कि आप उसमें ये नहीं है कि एक साइलेंट लिसनर की तरह काम कर रहे हो, बट आप उस टीम के अंदर अपना 100% पार्टिसिपेट कर रहे हो। और डेलीगेशन हम मोस्टली लीडर्स के साथ यूज करते हैं कि लीडर्स जो टॉप लेवल्स होते हैं वो अपना काम डेलीगेट कर देते हैं। डेलीगेट मतलब मैं अपने जूनियर्स को वो चीज फॉरवर्ड कर रही हूँ एक तरह से, जिस तरीके से मतलब मैंने उनको काम डिवाइड कर दिया। काम डिवाइड कर दिया, ओके ठीक है। तो आर यू थिंकिंग ऑफ कि सिर्फ डेलीगेशन एक ऐसा एस्पेक्ट है जो लीडर के पास होता है? नहीं मैम, एम्पावरमेंट और पार्टिसिपेशन भी लीडर का काम होता है, क्योंकि अगर लीडर ही पार्टिसिपेटिव नहीं होगा तो टीम एम्पावर कैसे रहेगी? Okay. Anyone have other different views? Anyone? Class? Janvi? Nikita? Yes, ma'am.
हाँ जी, बताइए. Any other views? What is the difference between empowerment, delegation and participation? Lovely. Ma'am, when we have power, we are empowered. Participation, I guess, would be when we are taking participation in the process of acquiring that power, and delegation is giving out work to the people or the followers which which people are following us. Okay, ठीक. So I didn't get a very good response, like in terms of the reliable response I got. Power sharing is the core topic of yours. Power sharing किस तरीके से आप कर रहे हो? So there are 3 types of power sharing, 3 kinds of power sharing basically. First is empowerment, second one is participation, third one is delegation. So all together if I'm talking about, आप तीनों ही टाइप ऑफ पावर को पावर के हिसाब से आप शेयरिंग ही कर रहे हैं. इट इज नॉट ओनली डेलीगेशन में चीजें शेयर अप हो रही हैं एंड पार्टिसिपेशन में और एम्पावरमेंट में नहीं हो रही, बट शेयर करने का, पावर को शेयर करने का तरीका अलग है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पावरमेंट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पावरमेंट, जस्ट अ मिनट. When we are talking about empowerment, okay, empowerment is a particular aspect where you where we can say that it is the enabling, we somewhere enable the employee, we somewhere enable the employee related to what? Related to take decisions. We talked about recently, you just have heard, आज की डेट में बहुत prominent concept है women empowerment. What is empowerment? That women can take their own decisions, women can independently have their own perceptions, have their own mindsets, right? Can stand for certain aspects. So that is empowerment. Whatever the decisions you are going to take, they have the right to take that particular decisions. They have the right to use a particular type of resources or every kind of resources. They have the ability to solve every kind of problem, right? And once being a leader, if I know that all my students have a capability to do a particular task by their own self, then my supervision will automatically somewhere reduced, right? I'm not going to supervise you minutely. I somewhere comes by like if I give a particular task to all of you, and पहले जहां मैं आपके साथ 24 घंटे रहती थी, 24 घंटे आप लोगों को माइन्यूटली सुपरवाइज करती थी, आज अगर मेरे को आप लोगों ने वो एक रिलायबिलिटी आप लोगों ने क्रिएट कर दी, एक ट्रस्ट क्रिएट कर दिया है, एक एक्सपीरियंस के वर्च्यू से मुझे समझ में आ चुका है कि दैट यू कैन इजीली मैनेज ऑल द टास्क, देन वहां पर मैं माइन्यूटली आप पर काम नहीं करूंगी, मेरी पावर आपके ऊपर कम हो जाएगी. दैट इज एम्पावरमेंट. व्हेन इट कम्स टू पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन इज समवट रिलेटेड टू जहां आप पार्टिसिपेट कर रहे हो विद द लीडर, विद द पर्सन हु डू हैव पावर, राइट? सो यहाँ पे भी पावर शेयर हो रही है. यहाँ पर भी मैं बीइंग अ लीडर, मैं एक्टिवली रोल प्ले नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ मेरा 50-50 रोल चल रहा है. ऐसा नहीं है मैंने यहाँ जीरो सुपरविजन कर दिया, पर यहाँ मैं नियर जीरो सुपरविजन पर हूँ. एम्पावरमेंट में मेरी नियर जीरो सुपरविजन चल रही है. मैं सुपरवाइज करूंगी ताकि कुछ गलत ना हो, पर डेली बेसिस पर मेरी सुपरविजन बहुत कम है. सिमिलरली पार्टिसिपेशन के अंदर मेरी सुपरविजन 100% की नहीं है, राइट? एंड व्हेन इट कम्स टू डेलीगेशन, मैंने सिर्फ आपको एक टास्क डेलीगेट किया, मैं हर चीज माइन्यूटली चेक करूं. So that is the difference. पार्टिसिपेशन में आपके व्यूज का, आप क्या सोचते हो किसी चीज को लेके, किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके, दैट मैटर्स टू मी. डेलीगेशन में दैट डजंट मैटर्स टू मी. आई जस्ट गिव यू द टास्क, आई जस्ट टेल यू how you have to complete that particular task, and you have to complete it by and like in that particular way itself. You need not to take any kind of decision by yourself. Whatever the rules, whatever the norms I have given you, whatever the criteria I have prescribed you, you have to just follow it by that. Got it? So that is the whole concept of power sharing. Empowerment अगर आप पढ़ेंगे तो यही चीज आएगी. साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां आप एम्प्लॉय को
कॉम्पिटेंट समझ रहे हैं, दैट दे आर कैपेबल एनफ, दे कैन टेक ऑटोनॉमस एंड अकाउंटेबल डिसीजंस फॉर देम बाय देमसेल्व्स, वहां पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनको अकाउंटेबल बना रहे हैं और उनको एक ऑटोनॉमी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनको एक वी कैन से इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, राइट। देन वी हैव डेलीगेशन। डेलीगेशन में जैसा आप लोगों ने बोला था, पावर को ट्रांसफर करने की आर्ट, हम लोगों के पास जो भी टास्क है उसको राइट पर्सन के पास देना, उससे एक उम्मीद लगाना कि भाई वो एक्सपेक्ट जो भी whatever the task needs, we are expecting whatever the results I am expecting, you have to give it to me. That is somewhere to task से related जितनी भी expectation है, being a leader, being your supervisor, I can expect it from you. Next is psychological ownership. Obviously I can trust you, right? So communicate genuine trust in capability, that you are capable enough. It might be possible that you are a fresher, you don't have that much of experience to do that task, but if I can give that particular trust, if I show my trust in you that no, you can do it, so obviously there are high chances that you yourself take that initiative and do it properly, right? Then provide support without micromanagement. So delegation में भी proper micromanagement की जरूरत नहीं होती है. This is again little bit difference. Next is power distribution. Power distribution is related to what? वहां हमने delegation पढ़ा, वो sharing था, ठीक है. There is a term centralization and decentralization, right? वही centralization और decentralization हमारा power distribution में आता है. That is refers to the power, authority, decision making are allocated, shared or concentrated. इसका अगर मैं दूसरे वे में बताऊं तो किसके पास पावर है, कितनी पावर है, और वो पावर क्या इक्वली या अनइक्वल बेसिस कैसे डिवाइडेड है, कैसे स्प्रेड आउट है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज द कॉन्सेप्ट व्हिच इज डील अंडर द हेड ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. सो पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों मैटर करता है? क्योंकि आपके कल्चर को, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को स्टेब्लिश करने में हेल्प करता है. पार्टिसिपेशन किस तरीके का है, मोटिवेशन आपके एम्प्लॉइज का कैसा है, वो इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट करता है. अगर आपके एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं होंगे, रिटेंशन रेशियो बहुत कम हो जाएगा, टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा हो जाएगा. एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो मींस लोग छोड़ के जाना शुरू कर देंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन को, और आपके डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन पावर में है, कैसे उस वो पावर को यूज कर रहा है. Got it? So authoritarian, democratic and every such kind of thing. तो ये आप अपने एंड पे पढ़ सकते हैं, ये सिंपल चीज है, सेंट्रलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एवरीथिंग. जेंडर डायनामिक्स. जेंडर डायनामिक्स के अंदर आपका बेसिक आता है कि जेंडर बेसिस पर हम लोग पावर को कैसे यूज कर रहे हैं, which is a very critical issue right now. When you see we have a very good equality in terms of gender equality, if we are saying, so lower level management में we had a very good amount of females as well as males, right? But as this position goes towards the top management position, there is a very leaky pipeline over there. Again, there is a very good amount of gap where we have again a male dominated department. We have the male dominated management right now in the most of the crucial industries as bhi. Even if we are talking about IT sectors, we are talking about manufacturing sectors, we again have a very good amount of areas जहां पर मेल डोमिनेंसी अभी भी बहुत है, फीमेल ऊपर टॉप मैनेजमेंट तक पहुंच ही नहीं रही, राइट. देयर आर सर्टेन रिसर्च, वेरी गुड अमाउंट ऑफ रिसर्च हैव ऑलरेडी बीन डन यहाँ पे इस चीज पे कि इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो इक्वालिटी लोअर लेवल मैनेजमेंट से मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक कुछ हद तक आई है, but when it comes to top level management, when it comes to leading an organization, being a female, it's still a very huge gap still over there, right? So there are certain stereotypes, there are certain specific type of discrimination, cultural expectations are there that somewhere holds back the female employees या female sector or female part of this economy, right? Then क्या क्या लूप होल्स हैं पावर के साथ? आपके पास पावर है तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या है पहले वो पढ़ते हैं. पावर है
तो पावर की वजह से आप कुछ गलत भी कर सकते हैं, अनएथिकल वेज यूज कर सकते हैं, आप करप्शन एक्टिविटीज में जा सकते हैं, आप एम्पैथी कहीं ना कहीं हटा सकते हैं, आप ह्यूब्रिस इफेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वट एवर द डिसीजन आई एम गोइंग टू टेक is the sole decision, is the best decision. We need not to take any kind of suggestions, advices or anything or feedback from our lower level management. Whatever the decision I'm taking, it's fine. तो यहाँ पर जब आपको ओवर कॉन्फिडेंस आता है, you are getting into authoritarian type of leadership, right? Then we have groupthink or echo chambers, where there is a kind of suppression of dissent due to power imbalance. We have power imbalance, right? There is more power. अगर ऊपर पावर टॉप मैनेजमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास ज्यादा पावर नहीं है, तो वहां पर ग्रुप थिंग्स, रूमर्स एंड ये सारी चीजें, इनफॉर्मल रिलेशंस, इनफॉर्मल कोलिशंस होने बहुत ज्यादा जल्दी शुरू हो जाते हैं. दिस इज द लूप होल. देन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट पे बात करें तो एथिकली हमारी चीजें, एथिकल वैल्यूज खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, सारी चीजें आइसोलेटेड हो जाती हैं, पेरोनिया और थ्रेट परसेप्शन शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं, और हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने लीडर पर, और इस वजह से हम कहीं ना कहीं अपना खुद का इनोवेशन, अपने खुद की क्रिएटिविटी को यूज नहीं कर पाते. तो बाय दिस पावर पूरा पैक हो चुका है. लास्ट यूनिट, we have just last 10 to 15 minutes with us. So in this 10 to 15 minutes, it's almost next to impossible to complete the whole unit. I'll try कि मैं आपको एक brief overview दे दूं related to politics. Okay? As we already studied in the, जब हमने आज सुबह क्लास भी शुरू की थी, और अभी भी जब मैंने अभी आफ्टर ब्रेक भी जब क्लास शुरू की, so I've already let you know related to politics, right? जो पावर अभी हमने पढ़ा, वो पावर किसी भी पर्सन ने गेन कैसे किया, दैट इज होल अबाउट पॉलिटिक्स. अगर अच्छे मींस को यूज करके, अच्छे रिसोर्सेज को, अच्छे कॉन्टैक्ट्स को यूज करके उन पावर को गेन किया गया है, इट इज फाइन. अगर नहीं अच्छे को यूज करके किया गया, इट इज रॉन्ग, राइट? तो इनफॉर्मल इन्फ्लुएंस जो कि क्या करता है, so informal influence processes using legitimate and sometimes illegitimate means to affect the organizational decisions and resource allocation. तो किसी भी टाइप के रिसोर्स को एलोकेट करना या ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी डिसीजन लेना, और वो जो हम डिसीजन किसी भी तरीके का ले रहे हो, वो जिसका इन्फ्लुएंस जो है वो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल इन्फ्लुएंस है, बट वो इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट मींस को यूज करके लिया जा रहा है. ठीक है, मैं एक पोजीशन पर पहुंची हूं, क्या मैं ही थी उस पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुंचने की सारे के सारे लोगों में से क्या कहते हैं पोटेंशियल एम्प्लॉय? मे बी नो. मे बी आई हैव इन माय ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 10 more people along with me who are competing for a particular position X. ठीक है, मुझे इस X वाली पोजीशन पर पहुंचना था, राइट? और मेरे साथ 10 और लोग थे जो इसी पोजीशन के लिए एलिजिबल भी थे और सब मेहनत भी कर रहे थे इक्वली. फिर मैं पहुंची और दूसरा नहीं पहुंचा, तो मेरे में ऐसी क्या चीज थी, मैंने ऐसी कौन सी पावर्स यूज की, मैंने ऐसा कौन सा टेक्टिक्स यूज किए बेस्ड ऑन विच आई एम एट दिस पोजीशन. This is what politics is all about. ठीक है, if I'm using all the legitimate powers, if I am using all the legitimate means to reach on that position, it's all fine. And if not, it is illegitimate means. Fine. And these illegitimate means somewhere creates a negative politics. Okay. So again we have positive and negative politics जो अभी हमने बात की. अगर आप legitimate tactics को use करके जा रहे हैं तो आप पॉजिटिव पॉलिटिक्स में है, कंस्ट्रक्टिव है. अगर आप नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव पॉलिटिक्स को यूज कर रहे हैं, अगर आप अनएथिकल मींस कर रहे हैं, इलेजिटिमेट मींस को यूज कर रहे हैं, सो यू आर यूजिंग नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स एंड दैट विल समवेयर क्रिएट अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अब इसके कुछ तरीके हैं, मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम. देयर इज एडवोकेसी एंड चैंपियनिंग, there is collaboration and alliances. अगर आप किसी भी पॉलिटिक्स में हैं और अगर आप कंस्ट्रक्टिवली उसको यूज कर रहे हैं, तो ए ऑर्गेनाइजेशन है, ई ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों के साथ में एक ज्वाइंट वेंचर में आ गई. क्या
क्योंकि मुझे ग्रोथ चाहिए, मेरे को मेरे ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल ग्रोथ करवानी। तो कोलैबोरेशन, पॉलिटिक्स, किसी के साथ डील साइन करना, ये सब चीजें जो आज की डेट में आप लोग सुन रहे हैं, कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, बिजनेसेस आगे बढ़ते हैं, वो कैसे हैं? नेटवर्किंग के बेस पर, बिल्डिंग के, रिलेशनशिप बिल्डिंग के बेस पर, राइट? स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस आप कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटेजीज के बेस पर आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नेगेटिव में वही अगर हम बात करें तो आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, किसी और को मैनिपुलेट करके या किसी और को डिसीव करके। डिसेप्शन मींस धोखा देना, ब्रीच करना, राइट? ब्लेम शिफ्टिंग, ब्लेम गेम खेलकर आप खुद को आगे पहुंचा रहे हैं। अगेन आप किसी और के लिए टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। आपके पास पावर थी, रिसोर्सेज को एक्सेसिबिलिटी, रिसोर्सेज की एक्सेसिबिलिटी थी आपके पास रिसोर्सेज को एलोकेट करने की अथॉरिटी थी, आपने रिसोर्सेज को अपने पास रख लिया, आपने आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। नेगेटिव पावर, नेगेटिव पॉलिटिक्स, नेगेटिव टेक्टिक्स, got it? And again sabotage and undermine. Last is organizational silos and political dynamics. So there are certain specific type of criteria जहां पर आप कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पॉलिटिक्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेगेटिव मीन्स में यूज कर रहे हैं. So these are something that which leads to wars and competition and conflicts in an organization again. Just give me a break, beta. 1 minute. Okay. So when it comes to politics, कितने टाइप में हम लोग या किस किस टाइप की स्ट्रैटेजीज हम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं, किस किस बेसिस पर हम पॉलिटिक्स कर सकते हैं, ठीक है? किस किस बेसिस पर, क्या क्या बेस हो सकते हैं? तो सबसे पहले है आपका कोलिशन, किसी तरीके का कोई अलायंस बनाना. दूसरा है करियर के रिलेटेड पॉलिटिक्स करना, राइट? एंड तीसरा है नेटवर्क रिलेटेड पॉलिटिक्स करना, ठीक है? कोलिशन में आप क्या कर रहे हैं? जैसा मैंने बोला, अलायंसेस फॉर्मुलेट कर रहे हैं. तो कोलिशन फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू आइडेंटिफाइंग एंड गैदरिंग सपोर्ट फ्रॉम की स्टेक होल्डर्स. तो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आप एक काइंड ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन है लीडर, ठीक है, और उसके कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं जो अभी बना है, ठीक है? ए पर्सन लीडर अभी बना है हाल फिलहाल में, और इसने आते ही सारी चीजें चेंज की, कुछ स्ट्रैटेजीज लगी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगे. कहीं ना कहीं बीइंग अ part of that organization for a long run, you are not supporting that particular leader. Now this is your idea कि आपको उसे सपोर्ट नहीं करना है. अब आप कोलिशन कैसे बना सकते हैं? जो मैंने बोला इनफॉर्मल ग्रुप, वो कैसे बना सकते हैं? जितने भी लोग आपके इस आइडिया को सपोर्ट करेंगे, जो भी आपके साथ सहमत होंगे कि हाँ, आई ऑल्सो डोंट वांट दिस पर्टिकुलर पर्सन एज अ लीडर, आई डोंट सी हिम एज अ लीडर, तो वो उनके साथ आप एक इनफॉर्मल ग्रुप बना सकते हैं. एंड बाय मेकिंग दैट पर्टिकुलर ग्रुप, यू समवेयर चैनलाइज, क्योंकि आप जितने लोग आपके ग्रुप में हैं, अल्टीमेटली उतना पावर आपके पास आ रहा है ना. सिंपल सी चीज है बेटा, जो हमने शुरू में पढ़ा, लीडर है, अगर फॉलोअर उसे फॉलो नहीं करेगा तो लीडर होने का कोई मतलब नहीं है. सो लीडर अपनी चीजें सिर्फ तभी चला सकता है जब फॉलोअर रेडी हो उसको फॉलो करने के लिए. फॉलोअर रेडीनेस मस्ट बी देयर, राइट? व्हाटएवर इज देयर, बट इफ फॉलोअर इज नॉट गोइंग टू रेडी, तो लीडर अपनी चीजें चलाएगा कैसे? अब वही चीज है, आपने इनफॉर्मल कोलिशन, जो इनफॉर्मल ग्रुप जो आपने बनाया, जो इनफॉर्मल अलायंसेस आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में शुरू की. सपोज करो 100 लोग थे, ठीक है, 10 लोग टॉप मैनेजमेंट में थे और वो लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं. 90 लोग आपके पास आ गए, आपने 90 लोगों के साथ ग्रुप बना लिया. जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, आपके पास पावर ज्यादा है कि उसके पास पावर ज्यादा है जो लीडर बना हुआ है? ऑब्वियसली आपके पास पावर ज्यादा है, राइट? अगेन स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, स्ट्रेटेजिकली आपने अलाइन कर लो चीजों को. देन पावर एग्रीगेशन, पावर को किस तरीके से एग्रीगेट कर सकते हो? वही ऑलमोस्ट वही जो अभी हमने यहाँ पर किया. आपके पास ज्यादा पावर नहीं थी, दूसरे पर्सन के पास ज्यादा पावर थी, और वो पर्सन लीडर को इम्पैक्ट कर रहा था.
अब आपको उसके लीडर के नजरों में आना है, सपोज कोई भी XYZ एग्जाम्पल आप ऐसा सोच सकते हो, तो उसके लिए जरूरी क्या था कि आप पहले इस बी के एक अच्छा नेटवर्क, एक अच्छा कोलिशन, एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करके चलो, राइट? सो दैट इज all about the coalition politics. Next we have career politics. When we are talking about the career politics, it is related to your own career. आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे अपना करियर देखना है लॉन्ग रन में, बीइंग एन एम्प्लॉय, बीइंग अ फॉलोअर. सो उसके लिए क्या जरूरी है कि जो टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन होल्ड कर रहा है उसका ध्यान आप पर जाए, आपके कामों पर जाए. सो विजिबिलिटी मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के या बड़े बड़े लेवल पर एक्सपर्ट्स हैं वो आपको देखें, आपके एफर्ट्स को देखें, आपको समझें, आपके डिसीजंस, आपके ओपिनियंस को जानें. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और इसके लिए आप जो भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप किसी वर्कशॉप में जा रहे हैं, आप कोई भी टेक्टिक यूज कर रहे हैं, राइट? दैट इज योर पॉलिटिक्स, करियर रिलेटेड पॉलिटिक्स. व्हेन इट कम्स टू स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट सिलेक्शन, आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए, उसका सिलेक्शन चाहिए, ABC कंपनी के साथ आपकी डील हो रही थी एंड यू वांट टू टैप दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है? सो इट इज योर स्ट्रैटेजी बिकॉज उस प्रोजेक्ट को लेने के लिए कई सारे लोग ऑलरेडी बिड कर रहे हैं. तो व्हाई दैट पर्टिकुलर कंपनी वांट्स यू या टेक्स यू फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दैट इज the most important thing, that how and what kind of strategies you are going to take. Next we have mentorship and sponsorship, right? We have mentorship and sponsorship, and we have personal branding and reputation. Whatever the politics, whatever the tactics, whatever the strategies you are going to use to build a good relation, professional relation, will lead to cultivate a professional reputation, a good visibility and good expertise, right? And this will automatically leads you at height in career, in your career politics. Next, career politics में आगे बढ़ने का next aspect is also related to network politics. If you have a very good network, good references, right? So you can easily tap that positions. You must have good connections, right? So internal building, internal network building, external network building, strategic positioning and bridging, information access and flow. This is all about related to पॉलिटिक्स में. आप नेटवर्क्स किस तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी नेटवर्क्स बना रहे हैं बड़े बड़े पोजीशंस पे पहुंचने के लिए, दैट इज इंटरनल नेटवर्क बिल्डिंग. आप बाहर किसी के साथ बना रहे हैं so that आप अपने नेशनल लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जा पाए, दैट इज योर इंडस्ट्रियल कनेक्शंस या प्रोफेशनल कनेक्शंस हो रहे हैं, एक्सटर्नल नेटवर्क है, ठीक है? देन इज स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एंड ब्रिजिंग. अब इन एक्सटर्नल वालों से ही आप कहीं ना कहीं लिंक या ब्रिज बनाने का ट्राई कर रहे हैं. जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, जॉइंट वेंचर, पार्टनरशिप कर ली, टेक ओवर कर लिया, मर्जर कर लिया, तो दैट इज स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग. एंड इंफॉर्मेशन एक्सेस की और इंफॉर्मेशन को का फ्लो देखा और उसके बेस पर आपने वो नेटवर्क ड्रॉ कर लिया. दिस इज मोस्ट रेलेवेंट टू शेयर मार्केट. आपको पता है कि कौन सी चीज, कौन सी कंपनी ज्यादा नीचे, किसके कंपनी के शेयर ज्यादा नीचे जा रहे हैं, शेयर प्राइसेस, एंड किस कंपनी के शेयर प्राइसेस ज्यादा ऊपर जा रहे हैं. बेस्ड ऑन दैट यू आर टेकिंग दैट डिसीजन, एंड उसके साथ आपका टाई अप, जिसका ऊपर जाने वाला है उसके साथ टाई अप विल लीड यू ऑन अ वेरी गुड पोजीशन. Then there are certain organizational politics को आप कैसे डायग्नोस करोगे. फेवरिज्म है, ठीक है, हिडन एजेंडास हैं, राइट, रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी, सीक्रेसी, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेस हो रहे हैं बहुत ज्यादा, यही सारी चीजें. ओके, नेक्स्ट वी हैव सर्वाइविंग इन द पॉलिटिकल जंगल. सो दैट इज समवेयर कि आप कैसे सर्वाइव लॉन्ग रन में कर पाओ. लॉन्ग रन में सर्वाइवल का एज सच कोई यू कांट से कि बहुत प्रोमिनेंट एस्पेक्ट है. You yourself have to know first, you have to self-aware with what kind of politics you can survive. हर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिक्स अलग होगी. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली लीडर अलग है, वही जो जितना पढ़ा है सारी चीजें वही, लीडर अलग है, लीडर की पर्सनालिटी अलग है, राइट? अब जब हर एक लीडर की पर्सनालिटी अलग है तो उसकी लीडरशिप स्टाइल अलग है, उसके पास जो पावर है
उसको चैनलाइज करने का तरीका उस लीडर का अलग है। तो इसी वजह से जो पॉलिटिक्स है उसको भी डायरेक्शनल देने का जो तरीका है वो ऑटोमेटिकली अलग होगा। आप किस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स को संभाल सकते हो, देख सकते हो, किसमें सरवाइव कर सकते हो, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग। फॉर दैट यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर एंड यू बेस्ड ऑन योर सेल्फ अवेयरनेस यू हैव टू असेस। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिल्डिंग। जितनी अच्छी रिलेशनशिप्स आपके लोगों के साथ रहेंगी एंड दैट रिलेशनशिप मस्ट बी ऑथेंटिक एनफ, बिकॉज if you are right now saying yes to everything to a person to build a good connection, in future you have a very we can say good amount of accountability to every yes you made. yes, आपने जितने बार हामी भरी किसी चीज को काम को करने की तो उस काम की अकाउंटेबिलिटी भी तो आप पे आई, और यू हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड टाइम, यू कांट डू ईच एंड एवरीथिंग. So networking is necessary, relationship building is necessary, but it doesn't make sense, any kind of sense that आप किसी भी चीज के लिए हामी भर दें जिसके बाद में आप शायद उसे कमिट करने वाली चीजों को भी आप फुलफिल ना कर पाए. देन विजिबिलिटी मैनेजमेंट बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी. एथिकल बाउंड्रीज, आप एथिक्स के बेस पर आपके एथिकल बाउंड्रीज क्या हैं, कितना आप मेंटेन कर पाएंगे, बेस्ड ऑन दैट जस्ट टैप द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी पॉलिटिक्स में आप सरवाइव कर पाए. राइट, again this is political diagnosis, mapping, strategic choosing of battles, resilience and emotional regulation, continuous learning adaptation. ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्टिन्यूसली लर्न कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है, और फिर वहां पॉलिटिक्स है समवेयर यू आर की यार ठीक है अगर सीखने को तो मिलेगा ना. तो अगर पॉलिटिक्स है भी, टेक्टिक्स स्ट्रेटेजीज है भी, तो अंटिल लेस वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं है वी कैन सर्वाइव. राइट, building political resilience. This is not that much, I am sharing it with you slides, तो आप ये वाला अपने एंड पर एक बार देख लीजिएगा. लीडिंग थ्रू हेल्दी पॉलिटिक्स. ओके, लीडिंग टू हेल्दी पॉलिटिक्स के अंदर ऐसा कोई स्पेसिफिक एस्पेक्ट नहीं है. ट्रांसपेरेंसी कल्चर में जितना ट्रांसपेरेंट कल्चर है, जितना मेरिट बेस है, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस को बेस बनाकर जितने डिसीजंस लिए जा रहे हैं उतनी पॉलिटिक्स हेल्दी है. ठीक है, उतना पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ आपका ऑर्गेनाइजेशन जा रहा है. जितने कोलैबोरेशन में आप इंटरेस्टेड हैं उतना आप पॉजिटिवली स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, अपने को, अपने एम्प्लॉइज को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही काम कर रहे हैं. राइट, लास्ट इज अगेन एथिकल लीडरशिप मॉडलिंग, integrated framework, political synergy. This is something different. This is a basic normal case study, not a very in-depth kind of case study. Now you can answer, just go through these questions. Unmute yourself. Class, unmute yourself. Unmute yourself, or else I'll just leave these questions and we are not going to discuss it out. Yes? Yes, ma'am. No one wants to discuss? No, ma'am, we want to discuss. You want to discuss, okay. So these are the 4 core basic aspects: statement based questions, direct questions. Just let me know if any doubt persists still in any of the question. Is there any doubt in the first question? When does empowerment fail to generate positive outcome and what contextual factors cause failure? हो जाएगा? Can you give me example, ma'am? Example of what? Yeah, empowerment. You said you're giving the autonomy and the resources. Despite having all these things, there is not a positive outcome, right? So it's a contextual, no doubt. That will be a contextual factor, but example के तौर पर समझ में नहीं आ रहा है. एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझ सकते हैं बेटा, जैसे एम्पावरमेंट फेल हो रही है. एम्पावरमेंट मतलब पावर शेयरिंग है ना. एक सेकंड हम बता रहे हैं. Yes, ma'am.
एम्पावरमेंट का जो टॉपिक है वो आपका किस बेसिक एस्पेक्ट के अंडर आ रहा है? पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कितने टाइप की हो रही है? एम्पावरमेंट है, डेलीगेशन है एंड पार्टिसिपेशन है। सपोज यू सेड और यू बीइंग अ लीडर कि आपने एम्पावरमेंट चूज किया एंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एम्पावरमेंट फेल हो रहा है, मींस एम्पावरमेंट शेयरिंग, पावर शेयरिंग की जो टेक्निक है एम्पावरमेंट वाली, वो आपको आपके एक्सपेक्टेड पॉजिटिव आउटकम्स लाकर नहीं दे रही है, राइट? अब जब ऐसा है कि आपकी एक्सपेक्टेड आउटकम्स नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि शायद आपको डेलीगेशन ऑप्ट करना चाहिए था फॉर पावर शेयरिंग और पार्टिसिपेशन यूज करना चाहिए था, राइट? Yes, ma'am. तो Yeah. आपने बीइंग अ लीडर कहीं ना कहीं आपने ओवर जज कर लिया अपने फॉलोअर्स को और आपने कितनी ऑटोनॉमी दे दी उनको, जितना शायद या तो उनका एक्सपीरियंस नहीं था, या जैसा मैंने बोला कि एम्पावरमेंट के अंदर आपकी जो सुपरविजन रहेगी वो बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, वो माइक्रो मैनेजमेंट की सुपरविजन नहीं रहेगी। तो मे बी पॉसिबल कि एम्पावरमेंट में जितनी ऑटोनॉमी चाहिए होती है आपने जितनी दी है, उसके बेसिस पर आपके एम्प्लॉइज अभी रेडी नहीं थे एम्पावरमेंट वाली स्टेज के लिए, राइट? कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स के अंदर यही सारी चीजें आएंगी, यही सारे फैक्टर्स आप लेकर जाएंगे। गॉट इट? Yes, ma'am. Next is how do ethical boundaries intersect with political necessity and where is the line between ethical politics and compromise? तो ethical politics और compromise स्पेसिफिक इस टॉपिक के अंदर नहीं था आपका, जो मैंने अभी आपको स्लाइड्स दी हैं, और होपफुली आई गेस ये मैंने क्वेश्चंस एक बुक से लिए थे, होपफुली ये सिलेबस में भी आपके ना हो, बट इवन इफ दैट, एथिकल पॉलिटिक्स क्या होती है कि एथिक्स को फॉलो करके आप कोई ना कोई स्ट्रैटेजीज और टेक्टिक्स मेक आउट कर रहे हैं, राइट? अब अगर वो स्ट्रैटेजीज इंटरसेक्ट करने के बाद भी आपकी एक बाउंड्रीज आपको नहीं पता है कि एथिकल बाउंड्रीज कहां तक और अनएथिकल कहां से शुरू हो रही हैं, तो समवेयर अनएथिकल मीन्स भी आप यूज करेंगे और आप उसे भी कहेंगे कि एथिकल ही है। तो ये एथिकल और अनएथिकल कहां से पता चलेगा? आपका ऑर्गेनाइजेशन के जो कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का जो नॉर्म्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वहां से आपको बताया जाएगा कि क्या उनकी वैल्यूज है, ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज हैं वो किस तरीके की हैं, और उसके बेस पर आपके एथिक्स और अनएथिकल बिहेवियर और एथिकल बाउंड्रीज डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। गॉट इट? Next is what role does organizational culture play in determining whether politics become toxic or constructive? I guess ये वाला बहुत clear होगा. And if you Yes, are ma'am. saying no, so yeah, I'm assuming it. Now, how can leaders proactively detect toxic politics and mitigate destructive political behavior? Proactively आप कैसे detect कर सकते हो toxic politics? जैसा मैंने यहाँ पर बताया भी था. This is the whole slide. This one. अगर आप कुछ ना कुछ blame game कर रहे हैं, अगर आप manipulations कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, रिसोर्सेज जो हैं उसको आप होल्ड कर रहे हैं, होर्डिंग्स प्रोवाइड, सॉरी, रिसोर्सेज को अपने पास छुपा के रख रहे हैं, आप नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड सैबोटाज और अंडरमाइनिंग जैसी टेक्निक्स को अगर आप यूज कर रहे हैं, तो दिस इज हाउ वेयर वी कैन से दैट एनवायरनमेंट इज वेरी टॉक्सिक, राइट? राइट? एंड हाउ यू आर गोइंग टू मिटिगेट इट? कैसे मिटिगेट करेंगे? एक ऑप्शन है, आप ये चेक करेंगे, वही सेल्फ अवेयरनेस जो अभी मैंने बताई थी, टेक्टिक्स, कि कैसे आपको देखना कि इस पॉलिटिकल जंगल में कैसे सरवाइव करना है. द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन, दैट इज द आंसर ऑफ मिटिगेटिंग डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल बिहेवियर. एम आई लाउड एंड क्लियर गाइस? Yes, ma'am. एम आई लाउड एंड क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये यूनिट पूरा सब्जेक्ट पांचों की पांचों चैप्टर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. इफ एनीवन डू हैव एनी अदर डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन लीव द मीटिंग. No, ma'am, no doubt. No? No, ma'am, can you please share your email ID if we would be having any doubts or concerns, so that we can email I and would ask. love to do that, but just let me know if any one of you have any idea, because I haven't used Teams or Microsoft Teams as of now. So where is the chat box? Because I couldn't find that. If you can guide me for that. Chat मैम box आप Is there is- any externally chat box? joined हो, that's why Excuse me, आपको ma'am. शो नहीं होगा.
Ma'am, हाँ I जी have a प्रवीण question बताइए। query. Ma'am, बताइए। since you mentioned the expectancy theory, but later on you changed it the needs theory. What was the expectancy theory? Sorry, what is the Expectancy theory. एक्सपेक्टेंसी थ्योरी? इज बेसिकली आपकी मोटिवेशन की थ्योरी है बेटा। मोटिवेशन की ही नीड थ्योरी भी थी, अगर आपने देखी। आपने आई होप आप लोगों ने सबने मोटिवेशन पढ़ा है, यस और नो? Yeah, you mentioned the power is the greatest motivation. Before that, see, today we had discussed the leadership, right? Leadership is altogether different, motivation is altogether a different unit. Before this semester you have somewhere go through with the motivation chapter as well, right? I'm not talking about this subject, leadership, power and politics. Before that, have you ever learned about the motivation, yes or no? Yes. Yes. So there are n number of theories. We have approximately 10 to 12 theories in motivation, right? Theory X, theory Y, theory Z, right? Maslow Yes, need ma'am. hierarchy theory, theory of need, right? Out of that, there is one theory that is to be termed as expectancy theory. In that particular expectancy theory, it is a basic motivational framework, okay, which states that individuals are motivated to act when they believe their effort will lead to good performance that is being expected, and for that the good performance will be rewarded, जिसको हम बोलते थे instrumentality, and if that specific reward is valued, जो reward हमें मिल रहा है अगर उसकी value, being an employee, being a follower मुझे है, so that is to be termed as valence. So these three aspects are there in that particular theory: expectancy, instrumentality and valence, right? Okay, ma'am. The product of all these three core aspects that we just use, expectancy, instrumentality and valence, it will lead to motivation. Got Okay. it? Yes, ma'am. One thing more, ma'am. You consistently emphasize that reading the research paper. Do you really think? I mean, going through the textbooks, there is no such things कि आप research paper वगैरह देखो, but you as a faculty, you emphasize कि research paper पढ़ना चाहिए. For exam के लिए हमने पढ़ना जरूरी है. See, I'm not saying कि आपने अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं पेपर्स, आपने रिसर्च पेपर्स, आपको पता ही नहीं है कि रिसर्च पेपर्स डाउनलोड कैसे होते हैं या रिसर्च पेपर पढ़े कैसे जाते हैं, तो आई वुड obviously not suggest you. But being an MBA student and in the last year of your course, if you are asking me this question that there is nothing like कि mention है या कुछ है, तो this is somewhat you ask me something related to जो एक बैचलर्स का बच्चा पूछता है, right? And which is not I expect from all of you, because you are literally second year के आप लोग स्टूडेंट्स हैं बेटा, और अभी आप लोगों को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या कहीं ना कहीं अभी आपको इन फ्यूचर चीजें अपनी स्टेब्लिश करनी है या कर चुके हैं, और आज की डेट में रिसर्च का एनवायरनमेंट है. If as I mentioned in during the class as well, कि आप जो भी being a leader भी और being a student and आगे आने वाले अपने प्रोफेशन के लिए भी, आप जितनी चीजें ऑथेंटिकली डेटाबेस पर बोलेंगे, आपके ऊपर उतना रिलाई किया जाएगा. अगर आप आज जॉब नहीं कर रहे हैं और इन नियर फ्यूचर आप सोच रहे हैं अपना स्टार्टअप खोलने का या कहीं जॉब शुरू करने का, तो फॉर दैट यू हैव टू गिव इंटरव्यूज में दैट इज द मेन बेस, जहां आप अपने डेटा के बेस पर आप अपने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं. दैट इज द बेस. वहां पे आप रिसर्च की नॉलेज अपनी शो कर सकते हैं. हाँ, ऑब्वियसली फॉर राइटिंग पेपर्स राइट नाउ, अगर आपने अभी तक कोई पेपर्स नहीं, रिसर्च पेपर्स गो थ्रू किए हैं, आपको नहीं पता है, बिकॉज मेरे को जहां तक समझ में आता है, मैंने अभी तक जितने बच्चों को पढ़ाया है मास्टर्स में भी, सबने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ी है, एंड सबके आप सबके कोर्सेज में रिसर्च कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो चुका है आज की डेट में, राइट? सो आई एम सरप्राइज्ड कि आप लोगों ने आज तक रिसर्च पेपर्स गो थ्रू नहीं किए. इट इज लिटरली शॉकिंग फॉर मी, राइट? सो आई एम नॉट एट ऑल सजेस्टिंग कि आप पूरा पूरा दिन निकाल के आप सिर्फ रिसर्च पेपर में बैठे, बट हाँ, अगर किसी की प्रिपरेशन हो चुकी है, बिकॉज इट इज अ रिविजन क्लासेस, इट इज नॉट अ प्रॉपर मैं आपको वर्ड टू वर्ड चीजें समझाने वाला सेशन नहीं था ये. तो समवेयर आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आपका कोर्स खत्म हो चुका है, नाउ यू कैन गिव, आप 2 घंटा 1 घंटा दे सकते हैं रिसर्च पेपर्स पर, उसकी इंफॉर्मेशन आप पेपर्स में डालेंगे तो इफेक्टिव आंसर्स आएंगे.
आई एम नॉट इंसिस्टिंग यू कि आपको डालना ही डालना है। एम आई क्लियर राइट नाउ प्रवीण? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you, ma'am. ओके थैंक यू। Ma'am, मैम you can जस्ट अ स्मॉल डाउट। हाँ जी। मैम अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है दैट इज पॉलिटिक्स आर ऑलवेज नेगेटिव, मतलब मैं छोटा सा क्वेश्चन ले रही हूँ सिर्फ कि पॉलिटिक्स को हमारे को एक्सप्लेन करना है कि क्या वो हमेशा नेगेटिव होती है या नहीं होती है। मैम इसको हम किस एक्सटेंट तक इसमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए हमारे को और क्या क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए? ओके पॉलिटिक्स नेगेटिव होती है या नहीं होती है, मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन के साथ जाऊंगी, ठीक है। तो पॉलिटिक्स नेगेटिव हमेशा होती है या नहीं, पहले तो आप इस स्टेटमेंट का खुद आंसर दे दें, क्या पॉलिटिक्स हमेशा नेगेटिव होती है? नहीं मैम, पॉलिटिक्स हमेशा नेगेटिव नहीं होती है। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। परफेक्ट। सो पहले जैसे आपने मुझे यहाँ पर बताया, सिमिलरली यू हैव टू एक्सप्रेस द सेम थिंग इन योर एग्जामिनेशन। पहले आपको उस स्टेटमेंट का, आप उस स्टेटमेंट के डिफेंस में जा रहे हैं, उसका फेवर कर रहे हैं या उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, पहले आपको अपना वो पॉइंट देना है। And then you have to prove your point. Whatever the statement you are writing in the initial of stage of your answer, you have to just prove that particular point. If you say that no, there is no specific such kind of thing that politics is always and always negative, can be treated as always or always negative, then you have to say then why it is why and how it can be treated as positive politics. You have to mention what is positive, you have to mention what is negative, you have to mention the thin line between the positive and negative politics, right? You just suggest some kind of good examples from an organization's point of view. आप टाटा या आप कोई और एग्जाम्पल, अमेजन के एग्जाम्पल, किसी भी एग्जाम्पल के साइट को साइट करके अपने पॉइंट को प्रूव कर सकते हैं। एंड इसका लिमिटेशन क्या है, नेगेटिव पॉलिटिक्स की लिमिटेशन क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स पॉलिटिक्स की लिमिटेशन क्या है, ये। अब बात आती है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। ओके ये सारा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये 4 पेज में भी एक्सप्लेन हो सकता है, ये 2 पेज में भी एक्सप्लेन हो सकता है, ये 1 पेज में भी एक्सप्लेन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर का क्वेश्चन है। उसके हिसाब से ये सारे हेड्स के अंदर की जो एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन होगी वो कम होती जाएगी। एम आई लाउड एंड क्लियर? यस मैम, थैंक यू। Yes, Okay. ma'am. So, ma'am, what would you suggest कि मतलब कितने मार्क्स में कितना, हमें कितने पेजेस लिखने चाहिए? एनी पर्टिकुलर नंबर, और मतलब कंटेंट के हिसाब से हम अपने अकॉर्डिंग लिख दें? बेटा यहाँ पर मैं वही बोलूंगी, आई नो कि आप लोग भूल चुके होंगे, बट फॉलो क्राइटेरिया करने का कोई बैचलर्स मास्टर्स में चीजें अलग नहीं होती हैं। जो आप लोग 11th-12th में चीजें फॉलो करके अपने सीबीएसई बोर्ड्स देते हैं, वही क्राइटेरिया फॉलो करना होता है। फॉर 20 मार्क्स पेजेस यू हैव टू, यू कैन राइट 4 अबाउट आगे पीछे का 4 पेजेस, ठीक है। मैं आगे पीछे का बोल रही हूँ, टोटल में 8 शीट्स मत भर देना, टोटल में 4 to 5 पेजेस इज मोर देन एनफ। एंड आई एम सेइंग दिस, आपको क्रिस्प लिखना है, आपको कहानियां नहीं लिखनी है, आपको गाने नहीं लिखने हैं। एंड इफ आई एम सेइंग कि आपको 4 पेजेस भरने हैं, ट्रस्ट मी वो क्वेश्चन 20 मार्क्स में आएगा ही तब जब उसके लिए 4 पेज भरने के लायक कंटेंट टीचर को भी लग रहा है। टीचर ऐसे ही बैठे बैठे क्वेश्चन नहीं दे रहा, उसे पता है कि 4 पेज का कंटेंट बच्चा आराम से लिख सकता है इसके ऊपर, राइट? So you have to give a very clear answer. You need not to maintain any kind of stories or any kind of that stuff. We need a crisp answer. वो crisp 20 मार्क्स के लिए ऑटोमेटिकली ज्यादा जाएगा, क्योंकि आपको नॉलेज होगी, आपको खुद पता होगा कि 20 मार्क्स में चीजें जा सकती है, राइट? Got it, Yani? Yes, ma'am. Okay. Okay, Anshika. Okay. So I hope now I Yes, can ma'am. I leave was the meeting. asking your email ID. Could you please present on your screen, or you can dictate? I'll write and share it with the students. There is no specific chat box. Ma'am, there is chat box, but you won't be able to access as you are the external joiner. Okay. Okay. So I even can't see the okay, chalo, theek hai. It's Nisha Bajaj. All of you can write it down, but just don't spam the emails, right? Sure, ma'am. Nisha Bajaj. 283 @. gmail.com. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you, bache.
चलिए, all the best for your examination class. I hope you all will succeed in your examination with good marks, right? Chalo. Thank you so much. Thanks a lot, ma'am, for great explanation. Thank you. Thank you, Yani.